मजदूरों के लिए 4 लेबर कोड लाए गए हैं। तो पहले 29 लेबर कोड थे। तो 29 लेबर कोड जो थे वो बहुत ही मजदूरों के संघर्ष से, आंदोलन से वो सारे कोड बनाए गए थे, जिसमें उनका सामाजिक सुरक्षा, पेंशन, पीएफ, हॉस्पिटल अगर कुछ एक्सीडेंट हो गया तो हॉस्पिटल का खर्चा, जो परमानेंट नौकरी पे परमानेंट नौकरी होना चाहिए उसके साथ क्या-क्या सुविधाएँ होना चाहिए वो सारा कुछ शामिल था। तो ये सरकार ने क्या किया, नया बिल लेके आया। पार्लियामेंट में जब ऑपोजिशन वहां पे नहीं थे तब उन्होंने पास कर दिया, बिना सारे ऑपोजिशन के डिस्कशन होते हुए। और ये 25 नवंबर को उन्होंने पास कर दिया। इसका विरोध ड्राफ्ट बन के जब आया था तभी से इसका विरोध हो रहा था, और अब ये उन लोगों ने लागू कर दिया। तो इसमें क्या दिक्कतें हैं? सबसे बड़ी दिक्कतें हैं, जो पहले 8 घंटे का नियम जो था काम करने का, उसको इन लोगों ने 12 घंटा का कर दिया है, बिना ओवर टाइम का। मतलब इससे पहले भी वर्कर्स बहुत सारे थे, मजदूर बहुत सारे थे जो 12 घंटे का काम करते थे, लेकिन ओवर टाइम का उसको पैसा मिलता था। अब ओवर टाइम का पैसा नहीं मिलेगा, उसमें ब्रेक का ये सब चीज का टाइम घटा दिया है, और 12 घंटा वो आपका टाइम स्ट्रेस हो जाता है। पहला दिक्कत ये। जो दिहाड़ी मजदूर थे उनके लिए न्यूनतम वेतन 710 रुपए पहले कानूनी तौर पे उन लोगों को मिलना चाहिए था, वो भी नहीं मिलता था। 300 400 ऐसे करके उन लोगों को पैसे मिलते थे। लेकिन अब इन लोगों ने फ्लोर वेतन लेकर आ गया। फ्लोर वेतन में ये कहा जा रहा है कि आपको बस 178 रुपए ही दिए जाएंगे, मतलब सबसे मिनिमम है, उसके ऊपर थोड़ा मोड़ा 200 300 मिलेंगे। लेकिन आप इतना जब नीचे बार रख रहे हो तो जाहिर सी बात है कि आपको पैसे कम ही मिलेंगे, और ऊपर से आपको 12 घंटा काम भी करना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा, उसमें और जो खराबियां हैं इसमें, कानून में ये कहा जा रहा है कि पहले जो फैक्ट्रीज थी जिसमें 50 एम्प्लॉय से ज्यादा काम करते थे, उन सभी के लिए सारी सुविधाएं, सोशल सिक्योरिटी सुविधाएं, मैटरनल लीव, आपका पेंशन, पीएफ, ये सारी सुविधाएं मिलती थी। जी। और अभी जो है इसको क्या कर दिया कि एक कंपनी में अगर 300 लोग काम कर रहे हैं तभी वो कानून अप्लाई होगा, तभी आपको पेंशन पीएफ मिलेगा। 300 से कम में लेबर अगर काम कर रहे हैं, मजदूर काम कर रहे हैं, 300 से कम है, जो कि 90% जो वर्कर्स ऐसे फैक्ट्रियों में काम करते हैं जहाँ पे 300 से कम लेबर है, और वहां पे उनको पीएफ, ये पेंशन और जो भी सुविधा है वो चीज नहीं मिलेगी। जी, नहीं मिलेगा। चलिए एक सवाल और लूँगा। अब सर एक बात बताइएगा मेरे को, अभी आपने कहा तो इससे जो पहले जो कानून था क्या वो सही था? और आप लोग चाहते हैं कि जो पहले कानून था वो वैसे ही चलना चाहिए? देखिए, जब हम रिफॉर्म की बात करते हैं तो हम अच्छे चीज के लिए रिफॉर्म की बात करते हैं, हम ये नहीं कह रहे कि सब कुछ सही था उसमें। ठीक है, उसमें भी रिफॉर्म होना चाहिए। जिस तरीके का टेक्नोलॉजी आ गया है, जिस तरीके का चीजें इंडिया में आ चुकी है, और दूसरे देशों में भी आ चुकी है जो इंडिया में नहीं आई है, तो वो भी सवाल पूछने वाली क्यों नहीं आई, तो उसका क्या पर्पस, उद्देश्य क्या है कि हमारी जिंदगी बेहतर बने, हम अच्छे से जिंदगी जी पाए। ठीक है, कि हमें अच्छा घर मिले, काम करने को मिले, पढ़ाई मिले, स्कूल अच्छा बने, कॉलेज अच्छा मिले। ठीक है, हमें काम करने को इतनी सुविधाएं मिलेगी कि हम कम काम करेंगे और उसका ज्यादा प्रोडक्शन होगा। लेकिन अभी क्या हो रहा है कि ये सब मशीनें लाई तो जा रही है, लेकिन वर्कर को ज्यादा काम करने की जरूरत पड़ रही है। और पहले भी जो पहले 29 कानून थे उसमें कई खामियां थी, मैं ये नहीं कह रहा हूँ खामियां वगैरह नहीं थी, लेकिन आप उसको बेहतर करने के जगह आप उसमें और इसको बेकार करने का प्रावधान लेके आ गए हैं। ठीक है, आप सबसे बड़ा जो दिक्कत इसमें क्या, पहले स्थायी नौकरी हुआ करती थी, अब ये लोग फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट लेकर आए। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट क्या है कि अगर आपको 1 साल से कम का फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट ये लोग फिक्स करते हैं, क्योंकि 1 साल से ज्यादा होता है तो उसमें फिर कुछ सुविधाएं आपको मिलती है। तो कंपनियां क्या करेगी, 1 साल से कम का फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट आपको करेगी, और अगर आप उसके अनुसार सही से काम उम करते हैं तो आपको रखेगी, फिर वो रिन्यू करके, ऐसा नहीं कि आपको कंटिन्यू करके, रिन्यू करके करेगी, तो आपको उसमें फिर सारी सुविधाएं नहीं मिलेगी। और अगर आप थोड़ा भी इधर उधर कुछ दिक्कतें होती है तो आपको तुरंत निकाल देगी। हायर और फायर वाली बात हो रही है। और ठेका प्रथा, इसको जो हम कहते हैं ठेकेदारी के तौर पे आपको रखा जाएगा। ठीक है, तो अब अस्थायी नौकरी आप पूरी तरीके से खत्म कर रहे हैं। अब बताइए, जो लोग है वो क्या जिंदगी भर अपनी नौकरी ढूंढने में जिंदगी बिता देगा? हाँ, पहले लोगों की नौकरी लग जाती थी तो हो जाता कि हाँ चलो नौकरी लग गई है, अब जिंदगी आराम से कटेगी और अब काम अपना चलता रहेगा। लेकिन अभी क्या देखने को मिल रहा है, हर एक जगह, चाहे प्रोफेसर की नौकरी हो, किसी भी जगह नौकरी हो, वो ठेका प्रथा का नियम लेके आया जा रहा है। ठीक है, तो ये जो चीज है ये वर्कर्स, मजदूर लोगों के खिलाफ पूरा बिल है। चलिए एक सवाल और लूँगा, अब आप सरकार से क्या माँग रखते हैं इन सब चीज़ों को लेकर के? हमारा जो मांग ये है कि आप 8 घंटे का जो पहले जिस तरीके से था नियम, आप उस नियम को करें। जो न्यूनतम पहले आपका 18,000 का हुआ करता था, और हम लोग की हमेशा से मांग रही कि 26,000 का न्यूनतम होना चाहिए। क्यों मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि इसका एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है? उस फॉर्मूला में देखा जाता है कि कैलोरीज, आपका क्या खर्चा होता है, जो महंगाई भी बढ़ रही है उस हिसाब से सब कुछ मिला के ये फॉर्मूला तय करता है कि आपका मिनिमम, न्यूनतम जो होना चाहिए वो कितना पैसा होना चाहिए। तो अगर आज के जमाने में लोग 26,000 महीने का कमाता है तो जाके अपनी जिंदगी ठीक ठाक से जी पाएगा। लेकिन हम देखते हैं कि मोदी सरकार उसको कम करके 9,000 वगैरह सब करने जा रही है। बताइए, 9-10 हजार एक साल एक महीने में क्या ही, मतलब कैसी जिंदगी जी पाएंगे? ठीक है, तो हमारा कहना है कि 26,000 आप करें,
और उसके साथ जो सोशल सिक्योरिटीज वगैरह सब मिलते थे, सामाजिक सुरक्षा, हेल्थ बेनिफिट्स, मैटरनिटी लीव, ये सारा कुछ इसमें इंक्लूडेड हो। और साथ में पेंशन वगैरह ये सब चीज़ आपको आना ही चाहिए। 8 घंटे का मैंने आपको बता ही दिया है, और वेतन का आपको करना है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है कि ये सब चीज़ इम्प्लीमेंट कैसे होता है, कानून तो बन जाता है, लेकिन बहुत बार वो कानून लागू नहीं होता। कानून लागू करने के लिए हमारे पास संगठन की ज़रूरत पड़ती है। तो संगठन, अगर कोई दिक्कतें आ रही है, अगर कोई दिक्कतें मज़दूर फेस कर रहे हैं, तो वो आपस में साथ में आएँगे, साथ में आके मालिक के पास जाएँगे और मालिक को बताएँगे कि हमारे पास ये दिक्कतें हैं। तो उस चीज़ का अधिकार उनके पास होना चाहिए। जो नया कानून उस अधिकार को खत्म करने की कोशिश कर रही है, मतलब पूरा खत्म ही कर अब रही एक है। बात बताइएगा, अभी जो आप यहाँ पे आए थे, जो प्रोटेस्ट कर रहे थे, आप लोग किस लिए कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं ये प्रोटेस्ट? जो लेबर के ऊपर जो कानून, जो 4 कानून जो बनाए हैं सरकार ने, और जो उससे पहले जो 27 कानून थे उन्हें हटा दिया गया है, उन सभी कानून को हटाने के विरोध में हम लोग ये प्रदर्शन कर रहे थे। और जो नए 4 कानून आए हैं वो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमैटिक हैं। उसमें काफ़ी सारी चीज़ें, जो पहले जो बेसिक पीएफ होता है, सैनिटेशन होते हैं, वुमेन्स के जो राइट्स होते हैं एक वर्क एरिया में, वो सब उसमें कहीं भी मेंशन नहीं है, जो कि बहुत प्रॉब्लमैटिक चीज़ है, और इसी वजह से हम लोग यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे। जी। तो अब एक बात बताइएगा, अभी भाई से भी हमने इन सब चीज़ों को लेकर के बात करी। मैं एक सवाल थोड़ा डिफरेंट लेना चाहूँगा, आप यूजीसी को लेकर के क्या सोचते हैं? क्या यूजीसी में जो है संशोधन होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए? जी, यूजीसी का जो नया कानून आया है, हम उसके पूर्ण सपोर्ट में हैं, हम उसको पूरा-पूरा सपोर्ट करते हैं। क्योंकि जो रोहित वेमुला का जो हमने केस देखा 10 साल पहले, इस सरकार को 10 साल लग गए एक प्रॉपर एक्ट बनाने के लिए, जिसमें कास्ट डिस्क्रिमिनेशन के अगेंस्ट कोई एक्शन लिया जाएगा सरकार के खिलाफ। जो सरकार ने इसके खिलाफ जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन करे, उसके खिलाफ कोई एक्शन हो। हमें ये देखना होगा कि 10 साल बाद, आखिर 10 साल लग गए हमें एक रोहित के लिए एक एक्ट लाने के लिए। और अब जब एक एक्ट आता है, तो इस देश का जो सवर्ण हिस्सा है, जो सवर्ण जाति है, उसको ये लगता है कि अब उसका शोषण होगा। वो 4000 साल से जिन लोगों ने दूसरी जातियों का शोषण करा है, और अब वो ये सोच रहे हैं कि उनका शोषण होगा। तो ये तो कहीं से कहीं तक बात नहीं, बैठ तो नहीं वो रही ना। बोल तो रहे हैं ना, वो लोग तो ये कहते ही हैं कि अगर मान लीजिए अब उनको इतनी पावर मिल गई कि वो हमारे ऊपर केस कर देंगे, तो हम आप पे केस ही नहीं कर सुनिए, पाएंगे। हाँ। देखिए इसमें जो सिर्फ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन की बात नहीं हो रही है। इसमें अगर आपका डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन होता है, उसकी भी बात हो रही है। ऑन द बेसिस ऑफ रीजन होता है, उसकी भी बात हो रही है। और जो ईडब्ल्यूएस, अगर उनके साथ भी अगर इस तरीके से उस बेसिस पे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है, वो भी इंक्लूडेड है। लेकिन ये सब चीज़ की बात नहीं हो रही है। कोई नहीं कह रहा है कि हाँ, रिलीजन, कोई दूसरा रिलीजन वाला उन पे आरोप लगा देगा। और तीसरी बात है कि आप किसी ओबीसी भी हो, अगर आप किसी और के ऊपर डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हो, तो आप जाके कंप्लेन कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि सिर्फ जनरल वाला ही इस तरीके से करेगा। ठीक है, तो ये सारा कुछ इंक्लूडेड है। और ये सब SC ST सेल, इक्वल अपॉर्चुनिटी सेल, ये सारा कुछ एग्जिस्ट करता था। लेकिन यूजीसी जो लागू लेकर आया है कि आपको ये फंक्शनल करना है कॉलेजेस में। ठीक है, जो फंक्शनल नहीं होता था, उस चीज के लिए नियम लेके आए हैं। तो जो लोग डर रहे हैं, उनको क्या बात डरने की? जब जाति आप कहते हैं कि खत्म हो चुकी है, जाति है नहीं, तो फिर आपको डरने की क्या जरूरत है? आप मत डरो ना। आप अगर उसके साथ किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हो। और अलग अलग प्रावधान भी है, एक रैगिंग का भी। कॉलेजेस में अगर कोई, पहले रैगिंग काफी हुआ करती थी, उसके खिलाफ आंदोलन चला कि नहीं, रैगिंग नहीं होना चाहिए। अगर वहाँ पे सीनियर कोई कहता नहीं नहीं, हम पे कोई झूठा आरोप लगा देगा, है सीनियर बोलेगा नहीं, जूनियर वाला तो हम पे झूठा आरोप लगेगा, मेरा कैरियर बर्बाद हो जाता, तब तो आज लागू नियम नहीं हो पाता। लेकिन आज हम देखते हैं रैगिंग बहुत सफलतापूर्वक दिल्ली यूनिवर्सिटी और अदर यूनिवर्सिटी में वो लागू हुआ है। और अब रैगिंग की उतनी खबर हमें नहीं मिलती है। और अगर इस तरीके से कुछ होता तो रैगिंग वाले प्रावधान में भी ये चीज हो सकता है। तो फिर ये झूठा मूठा कुछ लोग जो हैं वो प्रोटेस्ट करते हैं, और उसको पूरा मीडिया कवरेज देती है। और जहां हम देखते हैं कि जब बहुजन समाज और जो ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं सपोर्ट में, तो उनको मीडिया नहीं दिखाती है। तो ये बहुत कुछ ये भी दिखाता है कि मीडिया में कौन से जाति के लोग बैठे हुए हैं, और वो कौन सा न्यूज खबर दिखाना चाहते हैं। तो आपको क्या लगता है कि मीडिया वाले आपके साथ नाइंसाफी करते हैं, उन लोगों के साथ नाइंसाफी? ये मीडिया वाले पूरे जनता के साथ नहीं इंसाफी कर रहे हैं। आजकल हम जो मेन स्ट्रीम मीडिया की हम बात करें, तो वो लोग सिर्फ अपना टीआरपी और प्रॉफिट के लिए ही न्यूज दिखाते हैं। जो असली मुद्दा है जनता का, उसमें तो बात हो ही नहीं रही। शिक्षा पे कभी बात नहीं होती है, नई शिक्षा नीति आ गई है आपका। जो लोगों का परेशानी है उस पर कोई बात नहीं होती है। ठीक है, लेकिन धर्म पे बात कर लो, नफरत की राजनीति पे बात कर लो, लोगों को बांटने के लिए, आप धर्म के आधार पे हो, जाति के आधार पे हो, किसी चीज के आधार पे हो, उस पर खूब ये लोग डिबेट करते हैं, और पूरा ही डिबेट चला आ तो रहा है। कौन बांटने का काम करता है धर्म के? धर्म के आधार पे सिंपल सी बात है कि जो बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस, हमेशा से इन्हीं को फायदा हुआ है नफरत की राजनीति करने पे। और जब ये लेकिन आरएसएस तो राजनीति में है ही नहीं, तो उनको क्या फायदा होगा? तो बीजेपी के साथ तो वो पूरे जुड़े हुए हैं। बीजेपी जो पूरा चलाया जाता है वो आरएसएस अच्छा, के। तो मतलब बीजेपी अगर कर रही है तो आरएसएस की गलती है? तो भाई वो दोनों जुड़ा हुआ है ना। अगर आपका सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है, फर्टर्नल ऑर्गेनाइजेशन है, और आपके लोग जो है ग्राउंड पे जाके लोगों को क्या कहते हैं, झूठी कहानियां, झूठी इतिहास, ये सारा कुछ लोगों के मन में बताते हैं। इतने साल पीछे जाते हैं, या तो पीछे की बात करते हैं, या फिर 1947 की ही बात करते हैं। अभी के तो बात करते ही नहीं है। स्मार्ट सिटी की नहीं बात करते हैं, नहीं 15 लाख की बात करते हैं, नहीं एम्प्लॉयमेंट 2 लाख, जो 2 करोड़ जॉब देने वाले थे वो सब चीज की कुछ बात नहीं करते हैं। ठीक है, अब इनको अकबर, ये सब चीज की बात आती है। चलिए, बहुत बढ़िया सर, अच्छा लगा। लेकिन खैर ये चीजें देखिए, कहीं ना कहीं इस वीडियो को लेके आप क्या सोचते हैं हमें जरूर बताएगा। जय हिंद, भारत माता की जय।